पुरानी कहावत आपने बखूबी सुनी होगी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और आज की ये पुरानी कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्यों बैठती है, कैसे बैठती है, ये आज आपको बताएंगे। पूरी दुनिया के सामने खुद को कूटनीति का उस्ताद बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप का असली मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है। जो ट्रंप कभी गरजते हुए दूसरों को घुटनों पर लाने का दावा करते थे, आज वही ट्रंप ईरान के सामने गीदड़ भभकी देते देते खुद सरेंडर मोड में आ गए हैं। अपनी ही पार्टी के भीतर चौतरफा घिरे ट्रंप इस समय एक ऐसी खोखली और अधकचरी डील का ढोल पीट रहे हैं जिसने महाशक्ति अमेरिका की नाक सरेआम कटवा दी है। घर में महंगाई से त्रस्त जनता इन्हें पानी पीकर कोस रही है और बाहर ट्रंप अपनी ही पार्टी के नेताओं के तीखे बाणों से लहूलुहान हो रहे हैं। सच तो यह है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान की तर्ज पर ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मजबूर और लाचार देश बना दिया है जो जंग की आग भड़काकर अब खुद अपनी चमड़ी बचाने के लिए चोर दरवाजे तलाश रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। तो पूरी दुनिया में खुद को शांति का मसीहा साबित करने की होड़ मची है, लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका आज खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। दुनिया भर के देशों में दखलंदाजी करने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो ये नीतियां हैं, ये बर्बाद हो चुकी है। इस समय ईरान के साथ एक तथाकथित शांति समझौते का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन ट्रंप के अपने ही घर में बगावत की चिंगारी सुलग उठी है। जो अमेरिका कल तक दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाता था, आज उसकी अपनी ही पार्टी और देश के भीतर उस पर तीखे निशाने साधे जा रहे हैं। रिपब्लिकन नेताओं ने अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ट्रंप की नीतियों पर सरेआम सवाल खड़े कर दिए। जिस युद्ध को परमाणु खतरे का हुआ खड़ा करके शुरू किया गया था, आज उसी युद्ध को ईरान को ढील देकर खत्म करने की तैयारी की जा रही है, जिसने महाशक्ति की साख पर बट्टा लगा दिया है। रिपब्लिकन नेता पूछ रहे हैं कि अगर आखिर में घुटने ही टेकने थे तो इस जंग की नौबत क्यों आई और अमेरिका ने इतनी तबाही के बाद हासिल क्या किया। बखूबी सवाल पूछ रहे हैं। इस चौतरफा थू के बाद अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, ट्रंप खुद ढाल बनकर मैदान में उतर आए हैं और अपनी किरकिरी होने से बचाने के लिए अजीबोगरीब दलीलें दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो अपनी इस अधकचरी डील का बचाव करते हुए थक नहीं रहे और इसे ऐतिहासिक बताने पर तुले हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, ट्रंप साहब अक्सर ऐसा ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी ये डील पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते जैसी नहीं है, बल्कि ये तो उसका ठीक उल्टा है। लेकिन सच तो यह है कि इस युद्ध की वजह से खुद अमेरिका के भीतर महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, जिसने वहां की जनता की कमर तोड़ दी है। अमेरिकी सांसद आज अपनी ही जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक लगातार उन्हें फोन करके खरी खोटी सुना रही है और भला बुरा कह रही है। ऊपर से नवंबर में सिर पर मंडरा रहे मिड टर्म चुनाव ने रिपब्लिकन नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है, जिसके डर से कोई भी नेता इस डूबती कश्ती में ट्रंप के साथ खड़े होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की इस कथित रणनीति की कलाई खोलकर सामने आ चुकी है, जिससे साफ पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ड्राफ्ट समझौते के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जिस बातचीत का ताना बाना बुना जा रहा था, उसमें सिर्फ तुरंत युद्ध रोकने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और एक लंबे युद्ध विराम पर ही जोर दिया गया है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने आसमान सर पे उठा रखा था, उस पर तुरंत कोई फैसला ही नहीं होने जा रहा है। यही वो पेच है जो ट्रंप की अपनी ही पार्टी के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। याद करिए, फरवरी का महीना जब इसी व्हाइट हाउस ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए ईरान पर सैन्य कार्रवाई का बिगुल फूंका था और पूरी दुनिया के सामने ये ढोंग रचा था कि ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से मिटाना बेहद जरूरी है।
लेकिन आज जब समझौते की बात आई तो अमेरिका 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत को चीरफाड़ करता दिख रहा। अब इस तीखी आलोचना से तिलमिलाए ट्रंप ने हमेशा की तरह ट्रुथ सोशल का सहारा लिया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपने विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो ईरान के साथ कोई डील करेंगे तो वो पूरी तरह ठोस और सही होगी, ना कि ओबामा की तरह जो सिर्फ कागजी साबित हो। ट्रंप ने ओबामा प्रशासन पर तंज कसते हुए लिखा कि उस पुरानी डील ने ईरान को भारी भरकम नकदी सौंप दी थी और उसके लिए परमाणु हथियार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था। अपनी पीठ थपथपाते हुए ट्रंप ने आगे लिखा कि उनकी मौजूदा डील पुरानी गलतियों का बिल्कुल उल्टा है, लेकिन अफसोस कि किसी ने अभी तक इसे ठीक से देखा नहीं है और ना ही किसी को पता है कि इसके अंदर क्या छिपा है। ट्रंप ने विरोधियों को चुप कराने की नाकाम कोशिश करते हुए यह भी कह दिया कि यह डील अभी पूरी तरीके से फाइनल भी नहीं हुई है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इस पर उंगलियां उठाना बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पार्टी के नाराज नेताओं को हारे हुए लोग तक कह डाला और नसीहत दी कि जो लोग इस समझौते की बारीकियों को नहीं जानते उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों पर नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि इस गंभीर समस्या को सालों पहले ही सुलझा लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद कभी कोई खराब या कमजोर डील नहीं करते। ट्रंप का यह भी दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच के तल्ख रिश्ते अब खत्म हो रहे हैं और दोनों देश ज्यादा पेशेवर और बेहतर बातचीत की एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि अपनी साख बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापा कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार की दहलीज पर नहीं आने देगा या यूं कह ले दहलीज पार नहीं करने देगा। लेकिन ट्रंप की इन खोखली सफाइयों से उनकी अपनी ही पार्टी के नेताओं का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और वो इसे अमेरिका की कमजोरी मान रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर रोजर विकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे राष्ट्रपति को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि अगर ये 60 दिनों का युद्ध विराम सिर्फ इस खोखले भरोसे पर टिका है कि ईरान ईमानदारी से बात करेगा तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। सीनेटर का साफ कहना है कि इस ढीले रवैये के कारण ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए जो कुछ भी अमेरिकी सैनिकों ने हासिल किया था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन सीनेटर जो हैं उन्होंने भी इस समझौते को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है कि यह कदम मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से ताकत का संतुलन बिगाड़ कर रख देगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान को इस तरह की राहत दी गई तो ये लंबे समय से अमेरिका के सबसे अजीज दोस्त इजराइल के लिए कभी ना होने वाला डरावना सपना बन जाएगा। तो अब मिडिल ईस्ट में जो भूचाल मच रहा है उसकी सिर्फ एक वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का परमाणु कार्यक्रम। दोनों जो हैं वो सुलट नहीं पा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में डील नहीं हो पा रही। ये अधकचरी डील के जो डींगे डोनाल्ड ट्रंप हाँक रहा है ये पहली बार नहीं है, कई बार हाँक चुके हैं। ईरान ने रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि ईरान तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, ना अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान को सुहा रहे हैं, फूटी आंख नहीं सुहा रहे। दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ईरान के नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी बीच व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी काफी टाइट है, हालांकि शुरू से टाइट रही है, लेकिन व्हाइट हाउस पर भी हमले हुए हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर काफी सारी चीजें आ जाती है। अभी कुछ ही समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, मार्को रूबियो एक डिनर के लिए पहुंचे थे, वहां पर गोलीबारी हुई थी, किस तरीके से वो वीडियोस सामने आई थी, आपने बखूबी वो वीडियोस देखी होंगी। इसे कयास लगाए जा सकते हैं कि ईरान युद्ध के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पर किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है। व्हाइट हाउस पर भी कई बार हमले हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर क्या सोचते हैं ये भी समझना जरूरी है। अब ये तो चलो अमेरिका और ईरान की बात रही, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, व्हाइट हाउस पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं, विवेक से जान लेते हैं कि बात क्या है। देखिए, व्हाइट हाउस के पास हमले के दौरान शानदार काम किया गया। हमला करने वाले शख्स का हिंसक इतिहास रहा है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया। यह हमला कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के 1 महीने के बाद हुआ है। अब व्हाइट हाउस सुरक्षित करने की से जरूरत है। भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए व्हाइट हाउस सुरक्षित होना चाहिए।
लेकिन पिछले 24 को हमला, फिर 24 को हमला, क्या ये महज संयोग है? 24 अगस्त 1814, यहां भी देखिए एक नंबर कॉमन है, 24 तारीख। व्हाइट हाउस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, ये 210 साल पहले हुआ था। ब्रिटिश सेना ने वॉर ऑफ 1812 के समय कब्जा कर व्हाइट हाउस में आग लगा दी। उस समय राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन व्हाइट हाउस से पहले निकल चुके थे। पूरा व्हाइट हाउस जलकर खाक हो गया था, बाद में सारा दोबारा रिबिल्ड किया गया। 29 अक्टूबर 1994 फ्रांसिस्को मार्टिन ड्यूरेन ने जबरदस्त गोलीबारी की। व्हाइट हाउस के बाहर ऑटोमेटिक राइफल से 29 राउंड फायरिंग की। माना गया कि उसका निशाना राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। हालांकि कोई घायल नहीं हुआ और हमलावर तुरंत पकड़ा गया। 8 फरवरी 2001 रॉबर्ट डब्ल्यू पेकेट नाम के शख्स ने व्हाइट हाउस के बाहर से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने उसे मारकर गिरा दिया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने बाद में उसे घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। 11 नवंबर 2011 ऑस्कर ओर्टेगा हर्नांडेज ने दूर से व्हाइट हाउस पर कई राउंड फायरिंग की। 7 गोलियां व्हाइट हाउस की दूसरी मंजिल तक जा लगी। इस घटना में ट्रूमैन बालकनी भी शामिल था। हमले के समय राष्ट्रपति ओबामा उस समय वहां नहीं थे। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर 25 साल की सजा सुनाई गई। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो एक तरफ जहां अमेरिका शांति का नाटक रचकर अपनी साख बचाने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे कोने में महाविनाश का एक और नया अध्याय लिखा जा रहा है। जी हां, रूस ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे खूंखार और भीषण हवाई हमला बोलते हुए राजधानी कीव को पूरी तरीके से दहला दिया है। इस आसमानी कयामत में रूस की तरफ से एक दो नहीं बल्कि पूरे 700 से अधिक आत्मघाती ड्रोन और घातक मिसाइलें एक साथ दागी गई, रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि यूक्रेन के सुरक्षा तंत्र के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। इस हमले की सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें रूस ने अपनी सबसे आधुनिक और संहारक हाइपरसोनिक ऑरिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि रूसी नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर हाल ही में जो यूक्रेनी हमले हुए हैं वो उसका चुन चुन कर बदला लेंगे। रूस का ये गुस्सा बारूद बनकर यूक्रेन की धरती पर बरसा है, जिसके बाद से कीव और उसके आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस भीषण तबाही के जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक रूसी क्रूज मिसाइल पलक झपकते ही कीव की एक इमारत पर काल बनकर गिरती है। मिसाइल के टकराते ही जोरदार धमाके हो रहे हैं और देखते ही देखते पूरे आसमान में काले और घने धुएं का एक गुब्बारा छा जाता है, जो तबाही की गवाही दे रहा है। बता दें, यूक्रेन की इमारतों और रिहायशी इलाकों के ठीक पास हुए इन सिलसिलेवार धमाकों की गूंज से पूरी राजधानी थर्रा उठी। यूक्रेनी अधिकारियों ने बेहद गमगीन माहौल में पुष्टि की है कि रात भर चले इस आसमानी तांडव में कम से कम कई जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। इस भीषण गोलीबारी से कीव और उसके आसपास के जिलों में बने जो भी घर हैं, जो भी गोदाम हैं, जो भी इमारतें हैं, वो जमींदोज हो चुकी हैं। राजधानी का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां धमाके की आवाज न गूंजी हो, जिसके डर से लोगों ने पूरी रात मेट्रो स्टेशन और भूमिगत बंकरों में दुबककर गुजारी। मॉस्को ने इस बर्बर कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा है कि यह हमला लुहांस्क में यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों का करारा जवाब है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने लुहांस्क में जो है एक छात्रावास को निशाना बनाया था, जिसमें कई जो है वो छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद रूस ने कड़ी सजा देने की कसम खाई थी। हालांकि कीव ने हमेशा की तरह नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और सफाई दी है कि उनका निशाना सिर्फ रूसी ड्रोन कमांड सेंटर था। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तबाही से पहले ही दुनिया को आगाह किया था कि रूस ने उनके खिलाफ ऑरिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी जो है रूस कर चुका है। ज़ेलेंस्की का दावा था कि पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने उनके साथ ये बेहद संवेदनशील जानकारी साझा की थी, लेकिन वो फिर भी इस हमले को रोक नहीं पाए। रूस ने इस युद्ध में ऑरिस्टिक मिसाइल को शामिल करने के बाद से अब तक का केवल गिनी चुनी बार ही इसका इस्तेमाल किया है, जो इसकी संहारक क्षमता को दिखाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गर्व से ऐलान किया है कि इस बड़े हमले में उन्होंने इस मिसाइल के साथ साथ इस्कंदर, किंजल और जिरकॉन जैसी घातक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है।
रूस का कहना है कि उनके निशाने पर सिर्फ यूक्रेन के सैन्य और रक्षा से जुड़े बड़े ठिकाने थे, जिन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। रूस यूक्रेन की आर्मी का नाम लेता है, यूक्रेन रूस की आर्मी का नाम लेता है, लेकिन बीच में कौन पिस रहा है? आम जनता, फिर चाहे रूस की हो या फिर यूक्रेन की हो। इस महाविनाश को देखकर पड़ोसी नेटो देश पोलैंड के भी हाथ पांव फूल गए हैं और उसने आनन फानन में अपने लड़ाकू जेट विमानों को आसमान में रवाना कर दिया। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि आज हर तरफ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बन चुका है, जहां शक्ति सिर्फ एक किताबी शब्द बनकर रह गई है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है, आज अपनी आंतरिक राजनीति और महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो ईरान जैसे देशों के साथ ऐसी डील करने को मजबूर है जिससे उसके अपने ही सिपह सलाहकार बागी हो गए हैं। खोखली धमकियां देना और फिर पीछे हट जाना अब महाशक्ति की नई पहचान बनती जा रही है, जिसकी घटती साख का जीता जागता सबूत है। दूसरी तरफ यूक्रेन की जमीन पर बहता खून और बारूद की गंध साफ बता रही है कि युद्ध विराम की बातें सिर्फ बड़े मंचों पर भाषण देने के लिए होती हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने न सिर्फ कीव की इमारतों को तोड़ा है, बल्कि पश्चिमी देशों के उस घमंड को भी चकनाचूर कर दिया है जो यूक्रेन को ढाल बनाकर अपनी रोटियां सेक रहे थे। अमेरिकी शय पर कूदने वाले देशों को आज ये समझ आना जाना चाहिए कि अब मुसीबत आती है तो महाशक्ति सिर्फ अपने फायदे की सोचती है, दूसरों के लिए वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। आज हालात ये हो चुके हैं कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और सुपर पावर अमेरिका सिर्फ तमाशा देख रहा है, बल्कि यूं कहे कि वो खुद इस आग को हवा दे रहा है। ईरान के साथ होने वाली डील ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना तो वो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। अगर वो पिछले या फिर कहे कि अगर वो पीछे हटते हैं तो युद्ध का खतरा और महंगाई बढ़ेगी, और अगर आगे बढ़ते हैं तो अपनी ही पार्टी के हाथों राजनीतिक रूप से शहीद हो जाएंगे। इस कूटनीतिक शतरंज के खेल में अमेरिका अब खुद शय और मात के खेल में बुरी तरह उलझ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका की विदेश नीति अब कागजी शेर बनकर रह गई है, जो सिर्फ खोखली दहाड़ मारना जानती है। ईरान को परमाणु शक्ति बनाने से रोकने की बड़ी बड़ी कस्में खाने वाला व्हाइट हाउस आज खुद बैकफुट पर है और अपनी इज्जत बचाने के लिए चोर दरवाजे तलाश रहा है। ट्रंप भले ही अपनी इस डील को ओबामा की डील से अलग और बेहतर बताकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। अमेरिकी जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि इस कूटनीतिक ड्रामे की वजह से उनकी जेबें खाली हो रही हैं और देश की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मटियामेट हो रही है। सबसे बड़ा तमाशा तो यह है कि जो रिपब्लिकन पार्टी हमेशा ईरान के खिलाफ आग उगलती थी, आज उसी के बड़े बड़े सीनेटर अपनी सरकार की नीतियों को इजराइल के लिए डरावना सपना करार दे रहे हैं। कई नेताओं के तीखे बाण ये साफ बता रहे हैं कि अमेरिकी सत्ता के गलियारों में इस समय कितनी गहरी खींचतान चल रही है। महाशक्ति के भीतर मचे इस घमासान ने दुनिया के बाकी देशों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका वाकई किसी का सगा है या फिर वो सिर्फ अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए दूसरों की बलि चढ़ाता है। नवंबर के मिड टर्म चुनाव ने रही सही कसर पूरी कर दी है, जहां हार के डर से रिपब्लिकन नेता अपने ही राष्ट्रपति का साथ छोड़ने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उधर यूक्रेन की धरती से आ रही तबाही की तस्वीरें इस बात का गवाह है कि जब दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग होती है तो मोहरे की तरह इस्तेमाल होने वाले देशों का क्या हश्र होता है। रूस की ओरेशनिक, इस्कंदर और किंचल जैसी घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों ने न केवल कीव की इमारतों को खंडर में बदल दिया, बल्कि पश्चिमी देशों के उस खोखले सुरक्षा तंत्र की भी पोल खोल दी जिसके भरोसे यूक्रेन आज तक कूद रहा था। पोलैंड जैसे नेटो देश का अपने लड़ाकू विमानों को आसमान में तैनात करना यह दिखाता है कि डर की लहर अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप के मत्थे पर चिंता की लकीरें खींच चुकी है। आखिर में लबोलुआब यह है कि दुनिया भर में लोकतंत्र और शांति का ठेकेदार बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका आज खुद अपने ही बुने चक्रव्यूह में असह्य खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान के सामने घुटने टेकने की मजबूरी है तो दूसरी तरफ रूस के इस भीषण शक्ति प्रदर्शन के सामने उसकी बोलती बंद है।
ट्रम्प चाहे ट्रुथ सोशल पर जितने भी लंबे चौड़े पोस्ट लिख ले, लेकिन इतिहास गवाह है कि जंग की आग भड़काकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है और अमेरिका की ये दोहरी नीति खुद उसी के साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख रहा है। अब देखना यह होगा कि इस कूटनीतिक शतरंज में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल तो महाशक्ति का मुखौटा पूरी तरीके से उतर चुका है। इस कूटनीतिक ड्रामे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की पुरानी आदत से बाज नहीं आता, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वो सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रणनीति अपनाने लगता है। ट्रंप प्रशासन ने जब फरवरी में ईरान पर सैन्य कार्रवाई की थी, तब वॉशिंगटन के थिंक टैंक और नीति निर्माताएं बड़े बड़े बयान दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, मानो वो दिन दूर नहीं है जब ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन आज जब हकीकत से सामना हुआ है तो वही महाशक्ति हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुलवाने के लिए ईरान के सामने मिन्नतें करने पर मजबूर है। यह अमेरिका की गिरती साख का ही नतीजा है कि आज मध्य पूर्व का एक देश उसकी नाक के नीचे अपनी शर्तों पर ड्राफ्ट तैयार करवा रहा है। व्हाइट हाउस की इस कमजोर नीति ने न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका का मजाक बनवाया है, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के भीतर भी एक गहरा अविश्वास पैदा कर दिया है। सीनेटर जो हैं, उनका ये कहना है कि ये डील इजराइल के लिए एक भयानक सपना साबित होगी। कोई मामूली बयान नहीं है, ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी समय अपने सबसे पुराने दोस्तों को भी मझधार में छोड़ सकता है। अपनी साख बचाने की छटपटाहट में ट्रंप जिस तरह से ट्रुथ सोशल पर अपने सहयोगियों को हारे हुए लोग कह रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट और आंतरिक कमजोरी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के मोर्चे पर रूस ने जो महाविनाशक रुख अपनाया है, उससे पश्चिमी देशों के उस घमंड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया जो सोचते थे कि वो प्रतिबंधों के दम पर मॉस्को को झुका देंगे। कीव की सड़कों पर बिखरा मलबा और हवा में तैरता बारूद का धुआं अमेरिका और नेटो की उस विफलता की कहानी कह रहा है, जहां वो केवल दूर बैठकर हथियारों की सप्लाई करते हैं और तमाशा देखते हैं। रूस ने 700 से अधिक ड्रोन और ऑरिस्ट्रिक जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर सीधे वॉशिंगटन को संदेश दिया है कि अब पुरानी धमकियों का दौर खत्म हो चुका है। पोलैंड का डर के मारे अपने लड़ाकू विमानों को हवा में उड़ाना यह साबित करता है कि नेटो का कथित सुरक्षा कवच अब खुद अपनी जान बचाने के लिए हाफ रहा है। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यह साफ हो जाता है कि दुनिया अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां अमेरिका का एक छत्र राज और उसकी दादागिरी का सूरज ढलने की कगार पर है। ईरान के साथ अधकचरी डील करके ट्रंप घरेलू मोर्चे पर महंगाई और चुनावों से तो पार पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर उन्होंने अमेरिका को एक ऐसा कमजोर खिलाड़ी बना दिया है जो केवल अपनी चमड़ी बचाने में जुटा है। अपनी पार्टी के नेताओं का विरोध और जनता की गालियां खा रही रिपब्लिकन सरकार के लिए अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। सच तो यह है कि दुनिया भर में अशांति के बीज बोने वाला ये सुपर पावर आज खुद अपने ही कर्मों की फसल काटने को मजबूर है और उसकी ये बदहवासी साफ बता रही है कि अब महाशक्ति का ढोल पूरी तरीके से फट चुका है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि खाड़ी में क्या होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।